हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और ये हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तक पढ़ा था। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसमें हमने देखे थे कि ये चार टाइप के होते हैं: लिंकेज, नहीं, कोऑर्डिनेशन, आयोनाइजेशन एंड सॉल्वेंट। तो सबसे पहले हम बात करें किसकी, लिंकेज की। तो आपको वर्ड से ही समझ में आना चाहिए लिंकेज मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कनेक्टिविटी की बात हो रही है। ऑब्वियसली बात है, हम स्ट्रक्चर में यही पढ़ते हैं कि डिफरेंट कनेक्शन ऑफ बॉन्ड्स। तो देखिए, arises in the coordination compound containing ambidentate ligand। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने के लिए हमारे पास कौन सा लिगेंड होने चाहिए, एम्बीडेंटेट। और एम्बीडेंटेट लिगेंड हमने पढ़ा है कि ऐसे लिगेंड्स जो कंटेन तो करते हैं क्या, दो एटम डोनेट करने के लिए, लेकिन एक टाइम पे क्या करता है, एक ही से डोनेशन होता है। जैसे थायोसाइनेट लिगेंड है NCS माइनस, जिसको हम आइसोथायोसाइनेट बोलते हैं, या फिर थायोसाइनेट N लिखते हैं। विच में बाइंड थ्रू द, या तो नाइट्रोजन से बाइंड होगा ये, या फिर किससे बाइंड होगा, सल्फर से। सेकेंड एग्जाम्पल हमने पढ़ा था नाइट्रेट का, NO2 का NO2 माइनस। या तो ये किससे, नाइट्रोजन से डोनेट करता है, या फिर किससे डोनेट करता है, हमारे ऑक्सीजन से। यही पढ़ा था अपन ने। तो या तो ऑक्सीजन से डोनेशन होगा, या फिर नाइट्रोजन से। इस टाइप के लिगेंड को क्या बोलते हैं हम, एम्बीडेंटेट। या तो ये N से होगा, या फिर S से। तो ये भी कौन सा लिगेंड है, हमारा एम्बीडेंटेट लिगेंड। जैसे देखिए यहाँ पे किससे अटैचमेंट है, ऑक्सीजन से, और यहाँ पे किससे अटैचमेंट है, नाइट्रोजन से। इसी वजह से इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। जैसे ये येलो कलर का है, ये किस कलर का है, रेड। हमको कलर ध्यान नहीं रखना, हमको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि लिंकेज आइसोमर्स कब अराइजेज होंगे, जब हमारे पास कौन सा लिगेंड होगा, एम्बीडेंटेट लिगेंड। और एम्बीडेंटेट लिगेंड पहचानना अपन ने अभी तक दो ही एग्जाम्पल पढ़े, आपके दो ही पूछता है ये, एक तो है थायोसाइनेट और एक है NO2 माइनस। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखिए किसकी बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म मतलब इसमें किसकी बात होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर की, या फिर डिफरेंट कोऑर्डिनेशन। देखिए कैसे क्या बोल रहा है, अराइजेज फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। ये किसके वजह से अराइज होता है, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। मतलब एक मेटल है, उसके पास जो लिगेंड्स है वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल्स। किन के बीच में, डिफरेंट मेटल आयंस के बीच में प्रेजेंट इन अ कॉम्प्लेक्स। जैसे मानिए ये कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, हेक्सामीन कोबाल्ट, और ये क्या है, हेक्सासाइनाइड क्रोमियम। इसमें क्या होगा, अभी NH3 लिगेंड किससे अटैच है, हमारे कोबाल्ट से। और जो साइनाइड लिगेंड है वो किससे अटैच है, क्रोमियम से। अगर इसका हमको क्या बनाना है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो अब जो NH3 है वो किसके पास चला जाएगा, Cr के पास। और जो साइनाइड है वो किसके पास चला जाएगा, कोबाल्ट के पास। इसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इंटरचेंज ऑफ लिगेंड्स। तो हमेशा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म को पहचानने का सबसे सिंपल तरीका क्या, कि वो तो क्या देगा, दो कॉम्प्लेक्स या दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर देगा। कुछ ही नहीं करना है, सिर्फ लिगेंड को एक्सचेंज कर देना, और क्या बन जाएगा आपका, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नया है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नाम सुनते ही समझ में आ रहा है, आयोनाइजेशन मतलब इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो क्या होने वाली है, डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि वही क्या होती है, आयोनाइजेबल होती है। अराइजेज व्हेन द काउंटर आयन को हम प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं, इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड एंड कैन डिस्प्लेस अ लिगेंड विच कैन देन बिकम काउंटर आयन। कुछ ही नहीं है, देखिए Br लिगेंड है, क्या करेगा, ये काउंटर आयन अंदर चला जाएगा, और जो SO4 है वो कहाँ जाएगा, बाहर। चेंज हो गया। अभी यहाँ पे आयोनाइजल कौन था, Br नेगेटिव। अभी यहाँ पे कौन आयोनाइजेबल है, SO4 माइनस 2। बात समझ में आई। तो आयोनेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो काउंटर आयन है वो चेंज हो जाता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स है उनसे। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसको देखना है, आपको इन आइसोमेरिज्म को पहचानने के लिए सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर वाले आयंस को। अगर काउंटर आयन चेंज हो गया देन इट इज मीन इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ये तरीका है इसको पहचानने का। नेक्स्ट है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट का मतलब नाम सुनते समझ में आना चाहिए, किसकी याद आना चाहिए अपन को, वाटर मॉलिक्यूल की। वाटर इज इन्वॉल्व एज ए सॉल्वेंट। वाटर कैसे इन्वॉल्व होता है एज अ सॉल्वेंट, किसके जैसे है ये भी, सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज सिमिलर टू आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो आपको पता होना चाहिए कौन, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कैसे डिफर करते हैं, वेदर और नॉट अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द मेटल आयन और मियरली प्रेजेंट एज फ्री सॉल्वेंट। या तो जो वाटर मॉलिक्यूल है, या तो एज ए सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा, या फिर एज अ लिगेंड की तरह क्या होगा, अटैच होगा किससे, मेटल से। देखिए अभी CrH2O6Cl3, अभी जो सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, लिगेंड की तरह। और इसका सॉल्वेट आइसोमर में क्या होगा, ये जो वाटर का एक मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन में चला जाएगा। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तो आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं, आपको सिर्फ किसको देखना है, H2O को।
या तो वो पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा या फिर कैसा प्रेजेंट होगा मियरली सॉल्वेशन में कि एक मॉलिक्यूल कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये पूरी कहानी किसकी थी, हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की। देखिए समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल दिया है और साथ में इसका दिया है शोज विच टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एम्बिडेंटेड लिगेंड नहीं है, दो आइसोमर दे रखे, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दे रखे नहीं दे रखे हैं। क्या दे रखा है, यहाँ काउंटर आयन Br है, यहाँ काउंटर आयन क्या है SO4, और काउंटर आयन चेंज होता है तो मतलब इनका क्या होता है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन होता है मतलब तो कौन सा आइसोमरिज्म शो कर रहा है, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। इजी है। ये देखिए पूरा बड़ा क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है, देखिए दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म डी का मतलब क्या आ जाएगा, थर्ड, पहचान में आ जाएगा आपको, ठीक है। आयोनाइजेशन Br चेंज हो रहा है मतलब आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म आपका दो से ही हो जाएगा। NH3 4 Cl2 मैंने बताया था ज्योमेट्रिकल शो करेगा सिस और ट्रांस, और En2 आ गया और साथ में क्या आ गया, सिस। सिस हमेशा कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। तो देखिए डी का क्या है, थर्ड, डी का थर्ड इसमें है और इसमें है तो मतलब ये वाला कैंसिल। सी का क्या है, सेकंड, सी का क्या है, सेकंड, ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिए ये वाला कैंसिल हो ही गया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, थर्ड। तो ऐसे आपको आंसर निकालना आना चाहिए। देखिए Cl3 आ गया, इधर कौन आ गया, H2O बाहर आते कौन सा आइसोमरिज्म है, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो बहुत इजी है इन आइसोमरिज्म को पहचानना, क्वेश्चन हमेशा पूछता है। देखिए 2022 में पूछा है, ये भी 2022 में पूछा है, और 13-15 में सेम क्वेश्चन पूछा, ठीक है। चल ये वर्नर्स के ड्रॉबैक हैं, इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पक्का आता है। देखिए क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो मेटल एटम है या फिर उसको हमने क्या बोल दिया, आयन, किसके इन्फ्लुएंस में है, लिगेंड्स के इन्फ्लुएंस में आके क्या यूज़ करता है अपने N-1D NS और NP ऑर्बिटल्स, या फिर NS NP ND ऑर्बिटल्स को यूज़ करता है किसके, किसमें, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। और हमने पढ़ा है कि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, टू यील्ड अ सेट ऑफ इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स ऑफ डेफिनेट ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री कैसी है तो ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेन। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल, या फिर 4 होगा तो स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है, मैंने बताया था। अब हमको इसमें याद क्या रखना है, एक तो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर याद रखना है, हाइब्रिडेशन याद रखना है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल याद रखना है, ज्योमेट्री आपको अपने आप याद हो जाएगी। जो टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री है वो क्या होती है, sp3, लेकिन स्क्वायर प्लेनर की क्या होती है, dsp2। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में याद रखने वाली क्या चीज़ है कि जो sp3 है इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हैं, s px py और pz, और स्क्वायर प्लेनर में कौन कौन से यूज होते हैं, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई। अब वो क्या करेगा, अगर एग्जामिनर दिमाग लगाएगा तो स्क्वायर प्लेनर में जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसमें किसको चेंज कर देगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, इसमें डी जेड स्क्वायर दे देगा कभी, कभी डी एक्स वाई दे देगा, कभी डी वाई जेड दे सकता है। तो हमको क्या ध्यान रखना है कि जो स्क्वायर प्लेनर में है उसमें जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होते हैं। 5 के लिए हमने एक ही पढ़ा है अभी, क्योंकि आपके कोर्स में एक ही है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसमें कौन से डी ऑर्बिटल यूज होते हैं, डी जेड स्क्वायर, और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर के दो टाइप के होते हैं हाइब्रिडेशन, एक होता है sp3d2, एक होता है d2sp3। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो sp3d2 है वो है आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और जो d2sp3 है वो क्या है, इन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। दोनों में कौन से ऑर्बिटल यूज आते हैं, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और दोनों की ज्योमेट्री क्या होती है हमारी, ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट देखिए, क्या बोल रहा है, जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं आर अलाउड टू ओवरलैप विद लिगेंड ऑर्बिटल्स। क्या करते हैं ये, जो हमारे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन गए अब क्या करेंगे, लिगेंड के साथ ओवरलैप करेंगे, जो कि क्या डोनेट करते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स, किसके लिए, बॉन्डिंग के लिए। ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कैन बी डिटरमाइंड और प्रेडिक्टेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर। इंपॉर्टेंट लाइन है, वीबीटी में पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग वीबीटी। तो क्या, तो याद क्या रखना है कि जो ज्योमेट्री है हम किससे निकाल सकते हैं, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। एक ही आपके लक्ष्य लाइन दे रखी है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होता है, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ वेव इक्वेशन फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्योंकि आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे वेव फंक्शन किससे प्रेजेंट करते हैं, फाई से। ये किसमें एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, हमारे हाइब्रिडेशन के कंसेप्ट को। अभी सिर्फ आपको क्या याद करना है, ये लाइन आपको याद रखनी है, वो पूछ सकता है कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, इससे आपको समझ में आएगा। हमने पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से ले हम ऑक्टाहेड्रल के 6 लिगेंड है,
6 लिगेंड है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6। देखिए यहाँ ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कैसा होता है, मैंने उसे बताया था न्यूट्रल। NH3 लिगेंड कैसा है, न्यूट्रल। तो पूरा का पूरा चार्ज कोबाल्ट पे कितना आ गया, +3। +3 होता है कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, क्या होता है D7 और S2। +3 में ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इसका 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्या बच जाएगा D6। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सबको फिल करने आता है डी में, पहले 5 और फिर 1। अब देखिए इस NH3 की प्रेजेंस की वजह से ये जो लोन पेयर हैं वो क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। देखिए 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 फ्रॉम ईच NH3 मॉलिक्यूल। अब देखिए ये वाला यहाँ पेयर हो जाएगा, ये वाला यहाँ पेयर हो जाएगा, तो इसके जो डी ऑर्बिटल्स हैं 2 वेकेंट हो जाएंगे। तो वो क्या करेंगे, ये डी ऑर्बिटल, ये एस और ये पी हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे और क्या बना लेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। आई समझ में। तो NH3 की वजह से क्या हुआ, ये जो जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे। और ये जो डी ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगा, हमारा एम्प्टी हो जाएगा। और ये हाइब्रिडाइज होकर क्या बना लेंगे, D2sp3। 6 NH3 है। अब क्या करेंगे, ये NH3 आके इन हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देंगे और ओवरलैपिंग कर लेंगे। उससे जो हाइब्रिडेशन निकल के आएगा वो क्या होगा, D2sp3। अब देखिए प्रॉपर्टीज में क्या है, डाईमैग्नेटिक। डाईमैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पे, दोनों क्या है, पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है और ये भी पेयर्ड है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस। अब देखिए यहाँ पे क्या होंगे, डी ऑर्बिटल्स होंगे, कौन से, 4D। अभी एम्प्टी है। यूज कौन से हो रहे हैं, इनर वाले, 3D वाले, इसलिए इन कॉम्प्लेक्सेस क्या बोलते हैं हम, इनर ऑर्बिटल। याद रहेगा। अगर D2sp3 आता है इसका मतलब क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और sp3d2 आता है मतलब बाहर वाला यूज हो रहा है, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। याद रहेगा। इनर ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं हम, इस लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन स्पिन पेयर्ड हो गए एज इनर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड, क्योंकि कौन सा ऑर्बिटल यूज हुआ है हमारा, 3D। 4D यूज होता तो लिखते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 3D यूज हुआ है तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, COF6-3। F कैसा होता है, -1 चार्ज होता है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलते हैं, कोबाल्ट की +X मान लिया हमने। F पे ये पे कितना चार्ज होता है, -1 इंटू 6, टोटल कितना है -3। तो x -6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू -3 + 6 कितना आ गया, +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गया हमारी, +3। जिसकी भी निकालनी होती है उसको हम एक्स पुट करते हैं और बाकी आगे कैलकुलेशन करते हैं। +3 है, ऊपर भी वही था, क्या होगा 3d6। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक चेंज क्या है, यहाँ पे जो हमारा F लिगेंड है वो अनेबल है क्या, इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के लिए। वो क्या कर रहा है, अनेबल है इन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करने के लिए, इसलिए क्या रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन करेगा, 4s 4p एंड 4d के 2 ऑर्बिटल, और ये मिलके क्या बनाएंगे, sp3 डू हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और इन्हीं ऑर्बिटल्स में अब जो हमारा F है वो क्या करेगा, लोन पेयर को डोनेट करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने हैं, 4 हैं, तो इसको क्या बोला, पैरामैग्नेटिक। किसकी वजह से, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेड होता है दैट मीन्स दैट कॉम्प्लेक्सेस आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब देखिए कौन कौन सा ऑर्बिटल यूज है, sp3 एंड बाहर वाले D2। तो इसका ऑपरेशन क्या हो गया, sp3d2। इन कॉम्प्लेक्सेस को बोलते हैं हम आउटर ऑर्बिटल या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। आउटर ऑर्बिटल या फिर क्या बोलेंगे हम, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। याद रखना है, sp3d2 मतलब आउटर ऑर्बिटल मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ते हैं हम, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री है किसका, NaCl4। NaCl4 निकल किस ऑक्सीजन स्टेट में है, +2। यहाँ पे क्या आना चाहिए, NaCl4-2, वो नीचे लिखने में आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट निकाले, निकल की प्लस मानी, Cl माइनस होता है, -1 इंटू 4 इक्वल्स टू -2, x -4 इक्वल्स टू -2, -2 + 4 कितनी आ गई, +2। निकल की कितनी हो गई, +2। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8s2, +2 में ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, क्या बच जाएगा, सिर्फ D8। भर दिए इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे भी क्या नहीं हो रहा, स्पिन का पेरेशन नहीं हो रहा, तो कौन से यूज आएंगे, हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये 4s तो निकल ही गए यहाँ से, तो क्या 3d8, ये क्या बच गया हमारा 3d8। अब कौन कौन से यूज आएंगे, 4s और 4p मिलकर क्या बनाएंगे हमारा एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, जिसमें आप कौन डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, अपने Cl-। ठीक है, कौन कौन से यूज है, s और p3। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या हो गया, sp3। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी कैसी होगी हमारी,
पैरामैग्नेट। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब भी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होंगे वो हमेशा कैसे होते हैं, हाई स्पिन, ऐसा बोलते हैं। मतलब इसमें जो पेयरिंग है इलेक्ट्रॉन की, जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर टेक्स प्लेस, ठीक है। अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है वो कभी भी नहीं होगी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है निकल CO4। CO कैसा होता है, कार्बोनिल, और ये कैसा होता है हमारा न्यूट्रल। तो निकल की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो क्या होगी, 0। 0 मतलब D8 और S2, ठीक है। देखिए D8S2। अब देखिए CO क्या बोल रहे हैं, CO आ गया, क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इधर, और 4s कहाँ पे आ गया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर टेक्स प्लेस। अगर लिगेंड्स कौन से आ जाए हमारे, FCl, Br, या कोई भी वीक लिगेंड, ये हम CFT में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा लिगेंड है हमारा, CO आया, मतलब पेयरिंग हुई तो इसने क्या करे, S और P वापस से हमारे पास क्या रह गए, एम्प्टी रह गए, तो ये क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और क्या बना लेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और इनमें ही कौन डोनेशन करेगा हमारा, CO लिगेंड। कौन डोनेट करेगा हमारा, CO लिगेंड। कॉम्प्लेक्स कैसा हुआ, टेट्राहेड्रल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए बताया था हाइब्रिडेशन क्या होता है, DsP2। हाइब्रिडेशन क्या होता है, DsP2। एग्जाम्पल क्या है, निकल CN4-2। वही निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई, +2। +2 में कैसा है, D8, ठीक है। D8 क्या होगा, पेयरिंग होगी, ये एम्प्टी ऑर्बिटल हो जाएगा, D वाला एम्प्टी रह गया, क्या बन गया, DsP2 है। कैसा हाइब्रिडेशन आ गया, DsP2, और यहाँ पे कौन डोनेशन करेगा, CN। जनरली आप देखेंगे कि जो CO है, CN- है, NO2- है, ये क्या करते हैं, हमारी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं। लेकिन अगर अभी NH3 आया था, NH3 क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर रहा था, लेकिन अभी आपने ऊपर एग्जाम्पल में देखा जो F है और Cl है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर रहा है, वो जो है इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको VBT नहीं समझा पाया, इसी वजह से इसकी क्या आएगी, ये ड्रॉबैक। देखिए अभी बताता हूँ, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो वो नहीं बता पाया कि कब कौन सा लिगेंड वीक होगा, कब कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। मैग्नेटिक मोमेंट कैन बी मेजर्ड बाय मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, पढ़ते हैं। द रिजल्ट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अभी हमने देखा ऊपर कि डायमैग्नेटिक होगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, और पैरामैग्नेटिक हुआ तो क्या प्रेजेंट होंगे, हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मेटल आयन है, अगर उसके इलेक्ट्रॉन है d ऑर्बिटल्स में कितने, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे टाइटेनियम +3 मान लिया, D1 हो गया, V+3 D2, क्रोमियम +3 D3। इससे क्या पता चला कि दो तो क्या रहेंगे हमारे वेकेंट d ऑर्बिटल्स रहेंगे अंदर वाले फॉर अवेलेबल ऑक्टा हाइब्रिडेशन, और लास्ट में क्या आएंगे 4s4p। तो जनरली ये वाले कौन सा हाइब्रिडेशन शो करते हैं, हमारे D2sp3। कब, जब 3 इलेक्ट्रॉन तक हमारे d ऑर्बिटल्स में। देखिए मान लीजिए कि सिर्फ 3 ही फील्ड हैं तो ये दो हमेशा अवेलेबल रहेंगे, दो हमेशा अवेलेबल रहेंगे तो किसमें यूज आएंगे, हमारे हाइब्रिडाइजेशन में। अगर क्या आ गया, मोर देन 3d इलेक्ट्रॉन्स, 3 से ज़्यादा आ गए, तो द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ 3d ऑर्बिटल्स फॉर ऑक्टाहेड्रल एडिशन इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल एज अ कंजुगेंस ऑफ हुंस रूल। जैसे मान लीजिए D4 आ गया, D4 आ गया, तो हुंस रूल कॉल करने क्या होता है कि सब में पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, एक ही अवेलेबल है, तो यही बोल, अब हमको D कितने चाहिए, 2, लेकिन बच कितना रहा, 1। तो द रिक्वायर्ड पेयर ऑफ 3d ऑर्बिटल्स फॉर octahedral एडिशन इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन केस ऑफ व्हेन द मेटल हैव मोर देन 3d इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब मैग्नेटिक जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या बोलता है, मैग्नेटिक डेटा एग्री विथ मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग इन मैनी केसेस स्पेशली विथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग D6 आयन। देखिए क्या बोल रहा है, D6 आयन से मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 1 2 3 4 5 और 6। मैक्सिमम स्पिन पेयरिंग क्योंकि यहाँ पे क्या आएंगे, 2 पेयर में, ये इधर आएगा और ये वाला भी, मतलब ऐसे मान लीजिए आप इस वाले को इधर भेज दिए, इस वाले को इधर भेज दिए, तो क्या बोल रहा है,
मैग्नेटिक डेटा एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो मैक्सिमम इंस्पेयरिंग होती है वो जनरली किसके साथ होती है, जिन कॉन्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो कैसा होता है, D6 आयंस। यहाँ से क्या हो सकता है आपका क्वेश्चन पुट हो सकता है। ठीक है, द फॉलोइंग्स आर एक्सप्लेन बाय VBT इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। अब वापस से ये एग्जाम्पल्स है जिसमें बताया गया कि इनऑर्बिटल और आउट ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे। Mn है Cn6, टोटल चार्ज -3, तो Mn पे कितना आ जाएगा +3, क्योंकि Cn पे -1 होता है, 6 का कितना हो -6, -6 को न्यूट्रलाइज करेगा +3 और क्या आ जाएगा -3। Mn+3 में क्या आएगा +3 ऑप्शन में D4 तो 1 2 3 4। ठीक है, अब क्या होगा, अपन को एक इनर ऑर्बिटल D चाहिए, तो क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जाके इधर क्या कर लेगा, पेयर अप कर लेगा और इसको क्या कर देगा, हमारे को एम्प्टी कर देगा। और यहाँ पे कौन डोनेशन करेंगे, हमारे Cn। कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, D2sp3, और अंदर वाला यूज हुआ है तो इनर। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, और 2 हैं, या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक भी होगा तो क्या बोलेंगे उसको, पैरा मैग्नेटिक। सेम MnCl6 की बात करें, अब देखिए यहाँ पे भी 3D4 रहेंगे, लेकिन अब क्या नहीं हो रहा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके पेयर अप नहीं हो रहा, तो भाव वाला यूज आएगा 4D, इसलिए sp3d2। भाव वाला यूज हो रहा है तो आउटर, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, अनपेयर्ड, क्या बन गया, पैरा मैग्नेटिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल FeCN6-3, सेम है। आपको देखना है अभी कि जनरल मैंने बताया था CnCO कैसे लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे। और जो भी हेलोजन है वो क्या होते हैं, वीक लिगेंड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करता। तो सेम एग्जाम्पल ऊपर वाला है, सेम ये नीचे वाला है, सेम ये दोनों है, COF6 और COC2O4-3। अब देखिए कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, एक जनरल बात बता रहा हूँ मैं, कोबाल्ट अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है और जो डोनेशन है इलेक्ट्रॉन का वो किससे हो, ऑक्सीजन एटम से हो, किससे हो, ऑक्सीजन एटम से हो, तो वो हमेशा कैसे बिहेव करते हैं, लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग बिहेव करते हैं। अगर यहाँ H2O भी आ जाता और कोबाल्ट किस ऑक्सीजन स्टेट में है, +3, तो वो भी कैसे बिहेव करता, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। जनरली वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव नहीं करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव कौन कौन करता है, NH3CO एंड Cn, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अगर मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो NH3CO और Cn है वो कैसा बिहेव करेंगे, हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह। और अगर मेटल +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाए, मेटल किस में आ जाए, +4 ऑक्सीजन स्टेट में आ जाए, तो H2O भी कैसा बिहेव करेगा, हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, याद रहेगा। देखिए मैंने क्या बोला, अगर +3 ऑक्सीजन स्टेट में कौन है, मेटल, तो NH3CO Cn-, और एक एग्जाम्पल हो रहा है हमारा नाइट्रोसोनियम NO+। जनरली दिखता नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं, आपके जो मेन काम आएगा वो कौन कौन सा आएगा, NH3CO Cn। मेटल किस ऑक्सीजन स्टेट में है, +3, तो ये सारा कैसे बिहेव करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, मतलब पेयरिंग होगी। और अगर मेटल किस ऑक्सीजन स्टेट में है, +4, मेटल किस में है, +4, तो जितने भी लिगेंड है वो कैसे बिहेव करेंगे, सारे SFL, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। और एक कोबाल्ट का केस है, अगर कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जो H2O है या फिर ऑक्सीजन डोनेटिंग लिगेंड्स है वो भी कैसा बिहेव करेंगे, हमारा SFL की तरह बिहेव करें। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं, इनके सारे क्वेश्चन आप करके देखिएगा। कमेंट सेक्शन में अगर आपको नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर लिख दूंगा उसका या समझा दूंगा अलग से। ठीक है, ये है लिमिटेशंस। अगेन इंपॉर्टेंट, आज तक पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है। चारों लिमिटेशंस या फिर स्टेटमेंट में दे देगा। इससे कैसा क्वेश्चन बनता है हमारा, स्टेटमेंट टाइप। कैसा क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट टाइप। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लिमिटेशंस ऑफ VBT। तो आपको ये सारी चीज़ पढ़, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारा CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा मॉडल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है। क्यों, क्योंकि इसने क्या कंसिडर किया, जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है किसकी वजह से हो रहा है, अराइजिंग प्योरली फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब अपन क्या पढ़ते हैं, आयोनिक इंटरेक्शंस। तो CFT ने क्या बोला, जो मेटल लिगेंड के बीच में बॉन्ड बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर आयोनिक इंटरेक्शंस की वजह से। ठीक है, लिगेंड्स को क्या माना इन्होंने, पॉइंट चार्जेस माना है एनहांस के केस में, और पॉइंट डायपोल्स माना है अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। मान लीजिए F नेगेटिव है, ठीक है, क्या है, F नेगेटिव एनायन है, इसको कैसे ट्रीट किया इसने, पॉइंट चार्ज की तरह। और वहीं अगर H2 है न्यूट्रल मॉलिक्यूल, तो उसको कैसे ट्रीट किया इसने, पॉइंट डायपोल्स। ठीक है, तो समझ में आने वाली बात। 5d orbitals in an isolated gaseous metal ion have same generals.
दे आर डीजेनरेट। मान लीजिए अभी हमारे पास एलिमेंटल एटम है या फिर एक जो एटम है वो क्या है, आइसोलेटेड, मतलब ऐसे ही अभी लिगेंड नहीं है। तो इसके जो 3D ऑर्बिटल्स हैं ये सारे क्या हैं, सेम एनर्जी के हैं। सेम एनर्जी का मतलब होता है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, डीजेनरेट इन नेचर। याद रखना है, अगर सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होंगे इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी या फिर डीजेनरेट इन नेचर। The degeneracy is maintained if a spherically symmetrical field of negative charge surrounds the metal ion। ये डिजेनरेसी कब तक रहेगी, जब जो भी आयोनिक लिगेंड्स हैं वो क्या है, सिमेट्रिकली स्फेरिकल फील्ड ऑफ नेगेटिव चार्ज सराउंड्स द मेटल आयन। मतलब मान लीजिए मेटल आयन है, ठीक है, इसके चारों ओर क्या हो, स्फेरिकली सिमेट्रिकल नेगेटिव चार्ज सराउंड करता हो, तब तक क्या रहेगी इसकी मेटल की डिजेनरेसी एज इट इज रहेगी। लेकिन व्हेन दिस नेगेटिव फील्ड इज ड्यू टू लिगेंड्स, लेकिन ये जो स्फेरिकली भी सिमेट्रिकली क्या है फील्ड है, ये किसकी वजह से हो, लिगेंड्स की वजह से हो। या तो एनायन भी हो सकते हैं फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं जैसे NH2। तो ये जो सिमेट्रिकली अभी क्या है, स्फेरिकली फील्ड सिमेट्रिकली है, वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इट बिकम्स असिमेट्रिकल एंड द डिजेनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल इज लिफ्टेड। मतलब ये जो 3D ऑर्बिटल सब क्या रहेंगे, डिजेनरेट नहीं रहेंगे। कैसे हो जाएंगे, नॉट डिजेनरेट। किसी की एनर्जी ऊपर चली जाएगी, किन्हीं ऑर्बिटल की एनर्जी क्या चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। क्यों, क्योंकि लिगेंड्स आ रहे हैं और फिर क्या होगा, इनके बीच में रिपल्शन होगा। इट रिजल्ट्स इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्रिस्टल फील्ड। जो स्प्लिटिंग है वो किस पर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड। कैसे देखें, अब हमने को पढ़ा है कि दो टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, और एक होता है हमारे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। दोनों में क्या होता है आपने पढ़ा है, ये वाले कौन से होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। ये वाले कौन से होते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस। और ये वाले कौन से होते हैं, अलोंग द एक्सिस। ठीक है, दो टाइप के हुए। ये हमारा क्या है, ये मेटल है सेंट्रल में, और इसके पास क्या है, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, जेड वाई और एक्स। अब देखिए मैंने क्या बोला, जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है, वो कहाँ होते हैं, अलोंग द एक्सिस। देखिए दिख रहा है, अलोंग द एक्सिस, एक्सिस पर है कौन, डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब जो लिगेंड की अप्रोच है वो भी कैसी होती है, अलोंग द एक्सिस। जो लिगेंड की अप्रोच है वो भी कैसी होती है हमारी, अलोंग द एक्सिस। अब देखिए ऑर्बिटल्स भी कहाँ पे है, अलोंग द एक्सिस, लिगेंड भी कहाँ से अप्रोच कर रहा है, अलोंग द एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। क्या होगा, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होगा। रिपल्शन की वजह से ये जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल है वो कहाँ चले जाएंगे, हायर इन एनर्जी, और जो इन बिटवीन द एक्सिस रहेंगे उनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इसको मेंटेन करने के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आया कंसेप्ट समझ में। तो जो अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल्स है उनकी एनर्जी रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जो इन बिटवीन द एक्सिस है उनके और लिगेंड के बीच में क्या रिपल्शन नहीं होगा, तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी मान सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, हमारा 3 ऑर्बिटल का क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। वो डीजेनरेट से क्या बन जाएंगे, अब नॉन डीजेनरेट। ठीक है, द रिपल्शन इज मोर व्हेन द मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिगेंड। सेम बात है जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाई, अब आपको आराम से समझ में आ जाएगी। द डीजेनरेसी रिमूव हो रही है, क्यों, क्योंकि लिगेंड इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बता ही दिया मैंने। अब देखिए जो ऑर्बिटल ऊपर जाते हैं उनको हम क्या लिखते हैं, ईजी, और जो नीचे होते हैं उनको हम क्या लिखते हैं, T2G। जी का मतलब है जीरेट, यूज्ड फॉर सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स। कैसे, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड है, ठीक है। अब इसमें जी क्यों प्रेजेंट है, देखिए सेंटर है, ऊपर जाने पे भी वही लिगेंड मिलेगा जो नीचे जाने पे मिलेगा, इधर जाने पे भी और इसके अपोजिट साइड। तो अगर अपोजिट साइड जाने पर हमको क्या मिलती है, सेम चीज़ मिलती है, तो दैट मीन्स उसके उसमें क्या प्रेजेंट है हमारा आई मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जी फॉर जीरो। तो ऊपर वाले दो ऑर्बिटल्स को बोलते हैं ईजी, नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, T2G। इन दोनों के जो बीच का एनर्जी डिफरेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल ओ से। ओ का मतलब क्या है यहाँ पे, ऑक्टा हेड, ठीक है। इस वाले सेंटर को हम क्या बोलते हैं, बैरी सेंटर। क्या बोलते हैं हम, बैरी सेंटर। ठीक है, ये कितना एनर्जी ऊपर गया है, +3/5, और ये कितना नीचे गया, -2/5। ये वैल्यू आपको याद रखनी है, याद रखनी, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं +0.6, और इसको हम क्या लिख देते हैं, -0.4। टोटल मिलाओगे तो वो बनाते हैं, ठीक है। चलिए याद रहेगा, वही है एनर्जी सेपरेशन डिनोट करते हैं डेल ओ से। ओ ऑक्टाहेड्रल है, एनर्जी 3/5 होती है, एनर्जी 2/5। ये क्या है, लर्न करने की चीज़।
अभी जो स्प्लिटिंग हुई है इनको कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए सबसे पहला है लिगेंड्स। सम लिगेंड्स प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग फील्ड, कुछ लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, वहीं कुछ क्या प्रोड्यूस करते हैं, वीक फील्ड। और इसी को समझाने के लिए हमारे पास कौन सी सीरीज होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या होती है हमारे पास, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिगेंड्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। तो इधर साइड वाले क्या होते हैं हमारे SFL, और जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे वीक फील्ड। देखिए ये आपको क्या करनी है, पूरी सीरीज याद रखनी है। देखिए क्वेश्चन पूछ रखा है 2013 में, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो मैंने बताया था जो हायर एंड्स पे हैं कहाँ उन पे कौन आता है, CO, CN-, EN और NH3, और लोअर एंड्स पे जनरली कौन सा आते हैं हमारे हेलोजेंस, ठीक है। याद रहेगा, एक ही वाला इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको कि सबसे ज़्यादा H2O की होती है, फिर ऑक्सीलेट की, फिर OH-, इन तीनों का आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स। अब आपको पता है जब तक D3 है तो 2 ऑर्बिटल कहाँ है, ऊपर है, 3 नीचे। तो D3 तक तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि 1 2 3 ऐसे भरेंगे और कुछ भर ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G1, T2G और T2G3। लेकिन जैसे D4 आएगा, अब सवाल उठता है कि यहाँ पे पेयरिंग होगी या फिर एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो 2 पॉसिबिलिटी अराइज हो रही है। अगर नीचे ही रहा तो T2G4, और अगर ऊपर गया तो T2G3 EG1। कब कब पॉसिबल है, ऐसा कब कब होगा, देख। विच ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज अकर्स डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। किस पे डिपेंड करता है, डेल ओ पे, एंड द पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। कैसे, मान लीजिए पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, क्या है, पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है, तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन एंटर्स वन ऑफ द EG ऑर्बिटल। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा, EG में। कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, T2G3 EG1। लिगेंड कैसा है, वीक फील्ड। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं हो रही है। मैंने बोला था जब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी तो लिगेंड मतलब क्या होगा, वीक फील्ड, और कॉम्प्लेक्स कैसा बनाएगा, हाई स्पिन। सेम अगर क्या ज़्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। मान लीजिए ये है, ठीक है। अब ये डेलो इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पा रहा, तो वो क्या करेगा, यहीं पे क्या करेगा, पेयरिंग करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन एंड ऑन T2G लेवल, और क्या करेगा, पेयर करेगा। क्या बन गया, T2G4। किस केस में होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड में, और इस कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं लो स्पिन। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आया समझ में, ये सारे सेम कॉन्फ़िगरेशन के लिए D4 से D5 से D7 के लिए, ठीक है। अगर ऊपर EG यूज हो रहा है तो मतलब वीक फील्ड, हाई स्पिन। अगर अंदर ही पेयरिंग हो रही है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, लो स्पिन, ठीक है। ये सब आप लोग देखना। D8 D9 D10 के केस में भी यही है, केस में हमारे पास चॉइस नहीं होती है। क्यों, क्योंकि D6 D8 मान लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए नीचे वाला तो फिल हो गया, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कहाँ, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ऊपर भेजने के अलावा, ठीक है। ये किस में है, इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इज इन्वर्टेड एंड इज स्मॉल। अब देखिए टेट्राहेड्रल की बात करें हम, तो ऑक्टाहेड्रल के मुकाबले ये कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ये T2 ऊपर चले जाते हैं और यहाँ E कहाँ जाता है, नीचे। अब देखिए यहाँ पे क्या यूज़ नहीं किया, G यूज़ नहीं किया, क्यों, क्योंकि जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होते। तो जो सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल नहीं होंगे उसमें G का यूज़ नहीं करेंगे। अब देखिए DXY DYZ और DXZ जो ऑर्बिटल्स अब ऊपर के चले गए, क्योंकि टेट्राहेड्रल केस में जो लिगेंड अप्रोच करता है वो किस में करता है, इन बिटवीन द एक्सेस। कहाँ से करता है लिगेंड अप्रोच, इन बिटवीन द एक्सेस। इसी वजह से अब जो ऑर्बिटल्स इन बिटवीन द एक्सेस लाई करते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, कंपेरेटिवली टू जो लाई करते हैं अलॉन्ग द एक्सेस, ठीक है। आपको याद रखना है। और नॉट सफिशिएंट लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयर, मैंने बोला था कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जनरली पेयरिंग नहीं होती है, एंड देयरफॉर ओनली हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर ऑब्जर्व, ठीक है। जिसकी याद यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ किसके साथ यूज़ करेंगे, ऑक्टाहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। क्यों, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में भी क्या होता है हमारा, सेंट्रोसिमेट्रिक प्रेजेंट होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, विच हैव सेंटर ऑफ सिमेट्री। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये सिमेट्री नहीं होती, इसलिए हम जी का उपयोग नहीं करें। आगे बात समझ में, ठीक है इतना। अब है कलर इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इसमें आपको याद रखना है कि देखिए क्या बोल रहा है कि कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल फिर क्या होता है, एक तो इन्वर्टेड होता है कि स्मॉल भी होती है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए तो डेल्टा टी इक्वल्स टू 4/9 ऑफ ओ, ये आपको क्या करना है, याद करना। डेल्टा टी इतना छोटा होता है 4/9 इंटू डेल नॉट की बराबर, ठीक है, याद रहेगा। क्या है कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जब भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, कलर्ड होगा। एक चीज़ तो याद रखनी, ठीक है। द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज कॉम्प्लीमेंट्री टू विच इज एब्जॉर्ब। जो कलर एब्जॉर्ब करेगा और दूसरा क्या होगा, ऑब्जर्व, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। जैसे एक कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं,
वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब दे रखा है, ठीक है। अब जनरली एक आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आप, तब विजिबल रीजन आएगा, ठीक है। तब कौन सा रीजन आएगा? विजिबल रीजन। मान लीजिए ये क्या है? विजिबल रीजन है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। यहाँ पे कौन सा रीजन है? यूवी। ये विजिबल ऑफ कौन आता है? हमारा आई। विजिबल में आप पढ़ेंगे कि यहाँ पे विबग्योर लिखना आता है सबको, ठीक है। तो अगर इधर जाओगे तो क्या बढ़ती है? एनर्जी। इधर जाओगे तो क्या बढ़ती है? हमारी वेवलेंथ। तो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की। और एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? हमारी वॉयलेट की। याद रहेगा, ठीक है। विबग्योर सबको याद रहता है। रेड की सबसे ज़्यादा क्या होगी? वेवलेंथ। और वॉयलेट की सबसे ज़्यादा क्या होगी? एनर्जी। अब देखिए यहाँ पे क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, इसने 535 करा, इसने 600 किया। अब देखिए कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब 535 नैनोमीटर, इसने एब्जॉर्ब किया। कलर कैसे शो कर रहा है? येलो। लेकिन जो हमको ऑब्जर्व हो रही है वो कौन सी हो रही है? वॉयलेट। सेम, इसने ब्लू ग्रीन किया, ऑब्जर्व किया हुआ रेड। तो एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब देखिए ट्रिक है याद करने की, ये मैंने लिख रखा है यहाँ पे एब्जॉर्ब कलर और यहाँ पे ऑब्जर्व। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या देखना है? विब ग्योर, VBGYOR। ये कलर है जो वो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब जो हमको ऑब्जर्व होंगे इनके जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। और वो कैसे याद करना है आपको? उल्टा चलिए, यहाँ पे क्या है? YOR, क्या लिख दें यहाँ पे जी? YOR। और फिर बाद में सीधा लिख दीजिए VBG। कुछ नहीं करना, विबग्योर याद है। फिर क्या करना है? लास्ट के 3 को पहले लिख देना है और शुरू के 3 को बाद में। तो ये क्या हो जाएंगे? जो हमारे एब्जॉर्ब्ड है, और ये क्या हो जाएंगे? मेरा जो ऑब्जर्व्ड है। लिख रखा है VBGYOR, विबग्योर। और फिर उल्टा चलिए YOR, यहाँ लिख दीजिए पहले YOR और फिर लिख दीजिए VBG। तो जो वॉयलेट एब्जॉर्व करेगा वो कैसा दिखेगा? हमारा येलो। जो ग्रीन एब्जॉर्व करेगा वो कैसा दिखेगा? हमारा रेड। देखिए देखिए कैसा ऑब्जर्व कर रहा है? येलो। कैसा दिख रहा है? वॉयलेट। कैसा ऑब्जर्व कर रहा है? येलो। कैसा दिख रहा है? वॉयलेट, ठीक है। ये जनरली आपकी सारी चीज़ में कवर अप करता है। कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है वो नहीं पूछेगा। जनरली आपको एब्जॉर्व और ऑब्जर्व याद रखना, ठीक है। जैसे ब्लू ऑब्जर्व किया, एब्जॉर्व किया, क्या दिख रहा है? येलो ऑरेंज। देखिए ब्लू एब्जॉर्व किया और क्या दिख रहा है? हमारा येलो ऑरेंज। तो आपको ट्रिक याद रखनी है, विब योर VBG। इससे आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? कलर निकाल सकते हैं। देखिए ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया है कि जो CuNH3 5H2O+3 है वो किस में ऑब्जर्व करता है? 500 नैनोमीटर में। तो द कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स शुड बी, देखिए यहीं से पूछ लिया उठा के, ये रहा क्वेश्चन। 500 नैनोमीटर क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो ऑब्जर्व कलर कौन सा है? ब्लू ग्रीन। और दिखना कैसा चाहिए? ब्लू ग्रीन अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या दिखना चाहिए हमारा? रेड। कैसा दिखेगा? रेड। आंसर क्या आ जाएगा? रेड। तो ऐसी चीज़ आपको टेबल याद रखनी, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ कलर है, मैंने बोला आपको कलर दिखने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे यहाँ से हम लोग? इसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, क्या करेगा? वो हायर स्टेट में जाएगा। यही है, सिंगल इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में है। द नेक्स्ट हायर स्टेट अवेलेबल हमारे पास Eg है ऊपर, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या दे रहे हैं? इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या चला जाएगा? हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। और इसी की वजह से क्या करेगा? कलर को एब्जॉर्ब करेगा। If light corresponding to energy of blue green region is absorbed by the complex, it would excite the electron, ठीक है। वही बात है। तो कलर के लिए क्या होना चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेयर्ड होना चाहिए। द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट्स द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ DD ट्रांजिशन। कैसा ट्रांजिशन है कलर में? DD ट्रांजिशन। क्यों? क्योंकि ये ऑर्बिटल्स कैसे हैं? डी। ये ऑर्बिटल्स भी कैसे हैं? डी। और इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? DD ट्रांजिशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ लिगेंड ऑन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। अब जो लिगेंड्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं कलर को? इन द absence of ligand, crystal field splitting does not occur and substance is colorless। अगर ligand नहीं होगा तो सब्सटेंस वो कैसा है? वो क्या हो जाएगा? कलरलेस। या फिर वाटर के रिमूवल से भी क्या हो जाता है? वो कलरलेस। देखा होगा आपने कभी कॉपर सल्फेट टेट्राहाइड्रेटेड होता है, जैसे उसको सूख जाता है, इसके 5H2 मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, वो बिल्कुल वाइटिश हो जाता है। एनहाइड्रस CuSO4 इज वाइट बट कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट इज ब्लू इन कलर। द लिगैंड हैज इन्फ्लुएंस ऑन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब NiH2O6+2 की ये सीरीज है जिसको क्या एक्सप्लेन कर रही है? कलर। देखिए निकल क्लोराइड को हमने H2O से रिएक्शन कराया, क्या बन गया? हेक्सा एक्वा निकल, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? लिगैंड EN, इथाइलिन डायमाइन। किस रेशो में? 1:1 रेशो में। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आ रहा है वो क्या कलर का होता है? पेल ब्लू। यहाँ पे EN2 है, कलर कैसा हो गया? ब्लू पर्पल। 3 है, कलर कैसा हो गया? वॉलेट। तो इस टेबल में समझाया गया कि कैसे इफेक्ट ऑफ लिगेंड इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? कलर को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछेगा इसमें। क्या क्या समझा सकता है? फॉर्मेशन समझा सकता है, स्ट्रक्चर, कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और क्या नहीं समझा सकता? कि इसने माना कि जो लिगेंड्स है वो पॉइंट चार्जेस होते हैं। इट फॉलोज दैट एनायनिक लिगेंड्स शुड एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट।
ऑब्वियसली बात है, जब लिगेंड इसने पॉइंट चार्जेस माने हैं तो वो ज़्यादा क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे। लेकिन जो एनायनिक लिगेंड्स है एक्चुअली आर फाउंड एट द लोअर एंड ऑफ स्पेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। हमने देखा कि जो हैलाइड आयंस हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे वीक फील्ड लिगेंड की तरफ, और जो जनरली न्यूट्रल होते हैं CO, CN-, NH3 और NO+, ये किस साइड होते हैं हमारे SFL, राइट हैंड साइड। तो ये इस चीज़ को नहीं समझा पाया। इट डज नॉट टेकन इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द सेंट्रल एटम, क्योंकि इसने क्या माना कि जो इंट्रैक्शन है वो कैसे है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसकी जो वीकनेस है वो किससे समझाई गई, LFT से, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, कार्बोनिल्स मतलब अब लिगेंड्स कौन से आएंगे, CO, ठीक है। देखिए ये एग्जांपल्स हैं। टेट्रा कार्बोनिल निकल कैसा है, टेट्राहेड्रल। FeCO5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। CrCO6 ऑक्टाहेड्रल। आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, एक तो फॉर्मूला याद रखना और एक ज्योमेट्री याद रखनी है कॉम्प्लेक्सेस की, ठीक है। Mn2CO10 पूछ सकता है इसमें कि MnMn बॉन्ड कितने हैं, तो कितने हैं MnMn बॉन्ड, एक। CO2CO8 इसमें भी पूछ सकता है कि यहाँ पे CO बॉन्ड कितने हैं, एक। और जो ब्रिज्ड CO है, ब्रिज्ड कार्बोनिल है, वो कितने हैं, 2 CO कैसे हैं, ब्रिज्ड, इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रहेगा आपको, क्वेश्चन पूछ चुका है इसमें से भी। हम देखिए क्या होता है, तो मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल पोजेस दोनों कैरेक्टर होते हैं, सिग्मा बॉन्ड भी होते हैं और पाई कैरेक्टर भी होते हैं। कैसे, जो कार्बन है देखिए, MC सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनिल कार्बन इनटू अ वेकेंट ऑर्बिटल। कार्बन के पास जो लोन पेयर है उससे वो डोनेट करेगा किसमें, मेटल के एम्प्टी डी ऑर्बिटल में, तो जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। और वापस से डोनेशन करेगा कौन, मेटल अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से, किसमें, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, उससे जो बॉन्ड फॉर्म होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पाई। और जब कभी भी हमारे पास दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हो इस तरह के इफेक्ट को बोलते हैं हम सिनर्जेटिक इफेक्ट। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जेटिक इफेक्ट विच स्ट्रेंथेन्स द बॉन्ड बिटवीन CO एंड द मेटल, क्योंकि अब इसमें कैसा करेक्टर आ गया, ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड लाइक करेक्टर आ गया। इसकी वजह से जो मेटल कार्बन का बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रांग हो जाएगा। इसी इफेक्ट में क्या बोलते हैं, सिनर्जेटिक इफेक्ट। अब यह है इंपॉर्टेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बहुत इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में। RPSC ने बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं और आगे भी पूछ सकता है, तो ये सब आपके पढ़ने के लिए है। मैंने इंपॉर्टेंट को हाईलाइट कर दिया है। ये वाली चीज़ तो पढ़नी ही है आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस में, कि क्लोरोफिल में कौन सा सेंट्रल मेटल होता है, मैग्नीशियम हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 को क्या क्या बोलते हैं हम, साइनो कोबालामाइन बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ क्या है हमारी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किस में यूज़ आता है, एंटी परनीशियस एनीमिया फैक्टर में। हीमोग्लोबिन कैसा काम करता है, ऑक्सीजन कैरियर के रूप में, ठीक है। तो ये पूरी जो है आपकी इम्पॉर्टेंट है। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है कि विल्किंस कैटलिस्ट में कौन सा मेटल होता है, RH, याद रहेगा। किसके लिए काम में आता है, हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन्स के लिए, ठीक है। फोटोग्राफी हो गया, ये हो गया। एक लास्ट ये याद रखें, किलेट थेरेपी पूछ सकता है कि जो हमारे अंदर एक्सेस ऑफ कॉपर और आयरन हो जाता है किसके रूप में करते हैं हम, किलेटिंग लिगेंड से, जैसे डी पेनिसिलामाइन, डेस्फेरियोक्साम B, ठीक है। EDTA इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लीड पॉइजनिंग। क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज यूज इन लीड पॉइजनिंग, तो याद क्या रहना चाहिए, EDTA। एक हमारा सिस्प्लेटिन है, इसको हम किस में यूज़ करते हैं, कैंसर के क्योर। सिस्प्लेटिन किस में यूज़ आता है, हमारा कैंसर ट्रीटमेंट में, ठीक है। देखिए ये 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप NCERT से नहीं बता पाएंगे, ये हम किस में पढ़ेंगे, हमारी हाई ऑर्डर थिंकिंग शीट्स में। देखिए क्या पूछ रहा है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्रूशियन ब्लू। मैंने अभी एक इमेज डाली थी, उसमें मैंने डाला थे कॉम्प्लेक्सेज ऑफ आयरन, कॉम्प्लेक्सेज ऑफ आयरन करके एक इमेज डाली थी, उसमें मैंने टर्नन्स ब्लू, प्रूशियन ब्लू का दे रखा था, वहाँ से आप लोग ये पढ़ सकते हैं। When ammonia is added to a cupric salt solution, they are deep blue color। ये अपन लोग लैब में बहुत करते हैं BSc में। किस क्या आंसर आता है इसका, टेट्रामाइन कॉपर सल्फेट बनता है हमारा। जब हम कॉपर क्लोराइड या कॉपर सल्फेट का वो लेते हैं, सॉल्ट लेते हैं और उसमें अमोनिया ऐड करते हैं तो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है। सबने प्रिपरेशन की है BSc थर्ड ईयर सेकंड ईयर में, क्या बनता है, टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। सेम ऑन ट्रीटिंग सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट, लसाने सोल्यूशन सबने बनाया है। सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ वॉयलेट कलर जो आता है किसकी वजह से आता है, सबने पढ़ा है ये भी, किसकी वजह से आता है, NOS, यहाँ पे 5 नीचे आ जाए, ठीक है। ये मैं और हाई ऑर्डर थिंकिंग शीट्स में डाल दूंगा ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। आपने देखा होगा जनरली इसमें 3 से 4 क्वेश्चन हर साल पूछे गए। शुरू में मैंने दिया था क्वेश्चन स्टैटिक एनालिसिस, देखिएगा 2022 में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए, 18 में 6, अब ये 6 कैसे हैं कि इसमें स्कूल एजुकेशन भी आ गया और संस्कृत एजुकेशन भी आ गया। 15 में 3, 13 में 5, 4। तो इस बार भी आप लेके चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है।
PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी, और हम यूट्यूब में भी लिंक दे रहे हैं, वहाँ से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।